हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है पूजा ठाकुर जी ने, और उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 26 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 27 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। कुछ देर और बात करने के बाद जय रोली से पूछता है, तो क्या अब हम जिया दी की मदद करेंगे? रोली इसमें मदद करने लायक कुछ भी बचा ही नहीं है, और अगर उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर करेंगे। अभी के लिए सब भूल जाओ, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जय थोड़ा एक्साइटेड होकर, रोली जिया दीदी प्रेग्नेंट है? इसका मतलब मैं मामा और तुम मौसी बनने वाली हो। रोली कुछ कहती तो नहीं है, पर उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो भी अपनी बहन की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर बहुत खुश थी, लेकिन दोनों भाई बहन ने तय किया था कि वो ये अभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे जब तक जिया खुद ना बताना चाहे। दोनों कमरे से बाहर आए, रायचंद्र और राठौर फैमिली के साथ आकर बैठ गए। जिया रोली से पूछती है, कहाँ गए थे तुम? रोली कंपनी से रिलेटेड कुछ काम के बारे में बात कर रहे थे। कुछ देर बाद दोनों फैमिली एक दूसरे के साथ लंच करके बैठ जाती हैं। लंच के टाइम में माहौल काफ़ी खुशनुमा हुआ था। तभी रायचंद फैमिली के एक नौकर के हाथ में फ़ोन लेकर वीरेंद्र रायचंद के सामने खड़ा होता है और उससे फ़ोन पकड़ा देता है। वीरेंद्र रायचंद फ़ोन में बात करते हैं तो उनकी बातों से लग रहा था वो काफ़ी परेशान हैं। माहिर अपने दादाजी को इतना परेशान देख के उनसे पूछता है, क्या बात है दादाजी, किसका फ़ोन था और आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? वीरेंद्र रायचंद माहिर को जवाब देते हैं, वरुण को कल रात हार्ट अटैक आया था। यहाँ वरुण बजाज की बात हो रही है, वो भी सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। इस वक्त हमें वहाँ जाना चाहिए। वीरेंद्र रायचंद राठौर फैमिली की तरफ देख कर उन्हें समझाते हैं, दरअसल अरुण बजाज हमारे छोटे भाई प्रकाश का बचपन के दोस्त हैं और हमारे बेटे जैसे भी हैं। हमारे दोनों फैमिली एक दूसरे से काफ़ी क्लोज रिलेशन रखते हैं। जिज्ञासा देवी और संजय राठौर को बात को समझते हैं और कहते हैं, फिर तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। वीरेंद्र रायचंद खड़े होकर, रचना और माहिर तुम दोनों मेरे साथ चलो। माहिर और रचना जी हाँ में सर देते हैं और खड़े होकर सिटी हॉस्पिटल के जाने के लिए रेडी थे। लेकिन माहिर तो समझ गया था कि ये सब क्या हो रहा है। कल ही उसने अनिका और आशीष को 1 साल के लिए यूएसए भेजने की प्लानिंग की थी और आज मिस्टर अरुण बजाज सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। माहिर समझ रहा था ये सब प्लानिंग मिस्टर बजाज की ही होगी। माहिर भी जानता था कि आखिर मिस्टर बजाज चाहते क्या हैं, लेकिन वो भी मिस्टर बजाज कोई भी इरादा पूरा नहीं होने देने वाला था। माहिर रायचंद्र वैसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था जो दूसरों पर इमोशनल अत्याचार करके अपना मतलब सीधा करते थे। माहिर कई सालों से इस बजाज फैमिली को देखता आ रहा है। ये उसके चाचा प्रकाश रायचंद्र के फ़ायदा उठाते थे और दोस्ती के नाम पर रायचंद्र कॉरपोरेशन में धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे थे। और यह भी एक वजह थी जिससे माहिर कभी भी बजाज फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। माहिर यह भी जानता था कि जब उसके दादाजी हॉस्पिटल जाएंगे तो मिस्टर बजाज कोई रोना धोना का प्लान पहले ही से रेडी करके रखा होगा। फिर भी वो अपने दादाजी की बात नहीं टाल सकता और ना ही उन्हें बता सकता था, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। वो भी तैयार हो गया हॉस्पिटल जाने के लिए, जैसा कि माहिर ने पहले ही सोच रखा था। मिस्टर बजाज रूम में एडमिट थे और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था मिस्टर बजाज काफ़ी बीमार हैं, पर माहिर को इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि मिस्टर बजाज सिर्फ़ और सिर्फ दादाजी की सिंपैथी पाने के लिए और अनिका और आशीष को यूएसए ना जाने के लिए नाटक कर रहे हैं। वीरेंद्र रायचंद मिस्टर बजाज से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गए। मिस्टर अरुण बजाज अपनी हल्की आवाज़ में, नमस्ते अंकल जी। वीरेंद्र रायचंद, कोई बात नहीं बेटा, ये सब कैसे हुआ? मिस्टर बजाज नाटक करते हुए, अब मेरी उम्र हो चुकी है, छोटी मोटी बात से ही परेशान होने लगता हूँ। अब देखिए ना, मेरी पत्नी को तो मरे हुए कितने साल हो चुके हैं। अब परिवार के नाम पे मेरे 2 बच्चे हैं,
बच्चे वो भी मुझे कल छोड़ के जाने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि पूरे 1 साल के लिए जा रहे हैं। मैंने तो बहुत रोकने की कोशिश की, ये दोनों मुझे छोड़ के ना जाएँ। दोनों कह रहे थे बहुत बढ़िया मौका है, माहिर ने इन्हें दे दिया है। माहिर पहली बार इतना भरोसा दिखाया है, वह माहिर का भरोसा तोड़ना नहीं चाहते। वीरेंद्र रायचंद्र बच्चे काम ही तो करने जा रहे थे ना, इसमें इतना चिंता करने वाली बात क्या है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे काम में इतना ध्यान दे रहे हैं। अरुण बजाज, मैं जानता हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है और मैं उम्र के इस पड़ाव में अकेले नहीं रहना चाहता। मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ ही रहें, यह मेरा स्वार्थ है, मैं जानता हूँ। आशीष जवाब देता है, पापा मुझे नहीं पता था कि हमारे जाने की बात से आप इतने दुखी हो जाएंगे। आशीष माहिर की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी माहिर, तुमने पहली बार इतना भरोसा दिखाकर मुझे और अनिका को इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया था, लेकिन मैं और अनिका नहीं जा पाएंगे। हमारे लिए तुम्हारा दिया हुआ ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे पापा इम्पोर्टेंट है। माहिर इस फैमिली की नौटंकी को साफ साफ समझ रहा था, लेकिन वो अभी कुछ नहीं बोल सकता था। माहिर बस हाँ में सर हिला देता है, उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता। अनिका को एक राहत की सांस मिली कि अब उसे 1 साल के लिए माहिर को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। अनिका दिमाग में बस यही चल रहा था कि कैसे भी करके उस रोली को माहिर की ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दे और ख़ुद माहिर के साथ पूरी ज़िंदगी एक साथ रहे। अनिका अभी भी अपने सपनों की दुनिया में खोई थी। तभी माहिर की आवाज़ आती है, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो, काम इम्पोर्टेंट है पर फैमिली से ज़्यादा नहीं। लेकिन जिस तरह अंकल्स को देख रहा हूँ, उनकी हालत बहुत बुरी लग रही है। क्यों ना तुम दोनों इन्हें अपने साथ यूएसए लेके चले जाओ, वहाँ तुम्हारे पापा का अच्छा इलाज भी हो जाएगा और तुम दोनों का काम भी हो जाएगा और तुम्हारे पापा को तुम दोनों के बिना रहना भी नहीं पड़ेगा। ये सुनकर दोनों भाई बहन का मुँह बहुत ख़राब हो जाता है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 27 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 28 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 28। जब माहिर ने आशीष और निका को कहा कि वो अपने पिता के साथ ले जाएं ताकि उनका इलाज भी हो सके और काम भी, दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। ये सुनकर मिस्टर अरुण बजाज और अनिका आशीष परेशान हो गए। मिस्टर बजाज अपने बच्चों को कहीं जाने नहीं देना चाहते थे। वो चले गए तो उनका प्लान कैसे और आगे बढ़ेगा। मिस्टर बजाज थोड़ी धीमी आवाज़ में कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी काम में ही निकाल दिया। अब उम्र के इस पड़ाव में मैं अपना वक्त अपने बच्चों के साथ अपने ही देश में, अपने ही घर में रहकर बिताना चाहता हूँ। माहिर जानता था कि वो कुछ भी करके ये तीनों यूएसए न जाने की कोई ना कोई बना ही देंगे, इसलिए माहिर आगे बात करना बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद वीरेंद्र रायचंद, रचना जी और माहिर को लेकर वापस रायचंद मेंशन आ जाता है। जब वो घर आ जाते हैं तब तक डिनर का टाइम हो चुका था। सब मेल हॉल में बैठे हुए थे और उन तीनों के वापस आने के इंतज़ार कर रहे थे। जिज्ञासा देवी वीरेंद्र रायचंद से पूछती हैं, अंकल जी, अब आपकी फैमिली फ्रेंड कैसे हैं? वीरेंद्र रायचंद, सब ठीक है, पर शायद अरुण अपने बच्चों के दूर जाने से थोड़ा दुखी है। जिज्ञासा देवी कहती हैं, अपने बच्चों से दूर होना किसको अच्छा लगता है, पर हम आपकी वजह से बच्चों को हमेशा खुद से बांध के तो नहीं रख सकते ना। थोड़ी देर सभी एक दूसरे से बात करते हैं और डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आज राठौर फैमिली रायचंद्र मैंशन में रुकने वाली थी। थोड़ी देर में वीरेंद्र रायचंद्र माहिर स्टडी रूम में आते हैं। माहिर अपने दादाजी को अपने स्टडी रूम में देख के पूछता है, दादाजी आपको कुछ चाहिए था क्या? वीरेंद्र रायचंद्र, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन तुमने कुछ बात करनी है। माहिर, हाँ कहिए ना दादाजी, क्या बात करनी थी आपको? वीरेंद्र रायचंद माहिर से कहते हैं, देखो माहिर, मैं जानता हूँ तुम दोनों की शादी अभी अभी हुई है और जिन हालातों में हुई है उसे भी समझता हूँ, लेकिन आज तुम्हारे ससुराल वाले भी इस मेंशन में रुके हुए हैं। अगर वो तुम्हें अपने कमरे में नहीं बल्कि स्टडी रूम में सोता हुआ देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? माहिर अपने दादाजी की बात सुनकर चौंक जाता है। उसके दादाजी को कैसे पता कि वो स्टडी रूम में सोता है? माहिर अपने मन में सोच ही रहा था, तभी वीरेंद्र रायचंद की आवाज़ आती है,
हमें सब मैं सब जानता हूँ कि तुम कुछ दिनों से अपने कमरे में नहीं सो रहे हो। हम समझते हैं तुम अपने और रोली के रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आज तुम अपने कमरे में ही सोना। अगर उन्हें ये सब पता चला तो राठौर फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा। यह कहकर वीरेंद्र रायचंद माहिर के स्टडी रूम से बाहर आ गए। माहिर थोड़ी देर में अपनी कुर्सी पर सिर टका के सोचने लगता है। उसे अभी अपने दादाजी की बात सही लग रही थी और वो सोचता है कि एक ही दिन की तो बात है। और सोच रहा था अब वो रोली से क्या कहेगा। रायचंद फैमिली के हॉस्पिटल जाने के बाद मिस्टर बजाज अपने बच्चों के साथ आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। मिस्टर बजाज, अरुण बजाज, देखो प्लानिंग करने लगते हैं। मिस्टर अरुण बजाज, देखो मैंने बहुत मुश्किल से तुम दोनों की गलतियों को इस बार दबाया है। हर बार ऐसा नहीं हो सकता। तुम दोनों अपनी अपनी हरकतों पे काबू रखना होगा। आशीष, गुस्से में मैंने क्या किया है? सारा किया धरा आपकी लाडली बेटी का है। इसी ने रोली के हाथों पे गर्मा गर्म सूप गिरा दिया था, जिसकी वजह से माहिर गुस्सा आ गया था और फिर वो हमें यूएसए भेजना चाहता था। अनिका, सारी गलती मेरे अकेले की नहीं है भैया, ये मत भूलो। आप भी उस बीवी को घूर घूर के देख रहे थे। और आपको क्या लगता है माहिर को ये बात समझ नहीं आई कि आपकी नज़र उसकी पत्नी पर है? इस बार जितनी गलती मेरी थी उतनी ही आपकी भी थी। दोनों बच्चों को ऐसे आपस में लड़ता देख मिस्टर बजाज गुस्से में चिल्लाते हैं, चुप हो जाओ तुम दोनों। अपनी अपनी गलतियों को मानने की जगह एक दूसरे पे ही उंगली उठा रहे हो। जो हुआ सो हुआ। तुम दोनों हर कदम को सोच समझ के रखना होगा। माहिर को देख कर ही लग रहा था वो हमारी एक गलती ही का इंतज़ार कर रहा है, और जैसे ही हमने वो गलती की वो हमें सबक सिखाने के लिए पीछे नहीं हटेगा। इसलिए जो करना है सोच समझ के करना। मैं भी ये नाटक बार बार नहीं कर सकता। थोड़ी देर सोचने के बाद माहिर अपने कमरे में आ जाता है। रोली बेड पर बैठी लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी। उसने अपना नाइट सूट ही पहन रखा था। इस बार टी शर्ट पर मिकी माउस प्रिंटेड था और उसने मिकी माउस को जैसे दिखने वाले हेयर बैंड भी लगाए हुए थे। माहिर को अपनी बीवी ऐसे बहुत क्यूट और अकॉर्डेबल लगती थी। जब रोली ने कमरे के कदमों में आहट पर ध्यान दिया तो सामने देखा। माहिर को देख के अपनी नज़रें वापस लैपटॉप पर लगा लेती है। माहिर सीधा अपने कबाड़ से नाइट सूट निकाल के वॉशरूम नहाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद माहिर वॉशरूम से बाहर आता है और सीधा सोफे जाके लेट जाता है। पहले तो माहिर ने सोचा था कि रोली से बात करेगा और इसे ये सिचुएशन समझाया जाएगा, लेकिन ये थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था कि वो रोली से कैसे बात करे। इसलिए उसने सोचा कि वो सीधा सोफे पे ही सो जाता है। थोड़ी देर में ही माहिर सोफे पे अनकंफर्टेबल होने लगा। सोफ़ा बड़ा था लेकिन माहिर 6 फुट का था। उसके सामने सोफे की हाइट थोड़ी कम थी, इसलिए माहिर को सोफे पे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। रोली काफ़ी देर से ये सब कुछ नोटिस कर रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। पर अब उससे भी नहीं रहा गया। रोली बेड से खड़ी हुई और सारे तकिए को उठाकर एक एक करके बीचों बीच में लगा जाती है। और रोली को ऐसा करता देख माहिर से रहा नहीं गया और वो रोहित से सवाल पूछ ही लेता है, ये तुम क्या कर रही हो? रोली माहिर के सवालों को इग्नोर करते हुए सीधा उसी से कहती है, आपका साइज़ क्या है? माहिर थोड़ी देर के लिए हैरान था। माहिर ने रोली से पूछा, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? रोली जवाब देती है, मुझे नहीं लगता कि आप इतने मोटे होंगे कि आपको आधे से ज़्यादा बेड चाहिए होगा। माहिर, मैं समझा नहीं। रोली, ये बेड बहुत बड़ा है। एक तरफ आप सो सकते हैं और एक तरफ मैं सो सकती हूँ, तो फिर आपको सोफे पे सोने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी हम दोनों को एक रूम शेयर करना ही है। एक बेड भी शेयर कर लेंगे। बेड के एक साइड पे आप सो जाना, दूसरी साइड में मैं सो जाऊंगी। रोली की ये बात सुनकर माहिर हैरान था। उसने सोचा नहीं था कि रोली उसे ऐसा कुछ कह देगी। इससे पहले माहिर कुछ बोल पाता, रोली सीधा बोलती है, मुझे लेफ़्ट साइड सोने की आदत है, मैं जा रही हूँ सोने। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 28 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों,
आपको एपिसोड नंबर 28 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।